सबसे पहले लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस है, इसका लेजर कैसे बनता है? प्रीपेड एक्सपेंस का लेजर कैसे बनता है? अगर इसका प्रीपेड ब्रॉड ऑन होगा तो ब्रॉड ऑन हम हमारा एसेट होगा या लायबिलिटी होगी? प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस बाय नेचर क्या होता है? एसेट है। तो अगर इसका ब्रॉड ऑन होगा तो डेबिट साइड पर लिखें, और फिर इसका कैरी ऑन किस साइड पर आएगा? कैरीड ऑन। और जितना कैश पे करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस में हमेशा कैश पे होता है। एक्सपेंस के केस में कैश हमेशा, चाहे प्रीपेड करो चाहे वैसे नॉर्मल कैश करो, कैश ने तो क्रेडिट ही होना क्योंकि पेड होना है। आपको कि सर आपने तो डेबिट साइड पर लिख दिया, कैश क्रेडिट ही हो रहा है। कैश जब प्रीपेड एक्सपेंस है तो एंट्री दो तरह से पास कर सकते हो, या आप एंट्री पास करते हो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, या एंट्री पास करते हो एक्सपेंस डेबिट। तो कैश ने तो क्रेडिट ही होना है, डेबिट किसने होना है? या प्रीपेड एक्सपेंस ने डेबिट होना है या कैश एक्सपेंस ने डेबिट होना है। तो एक्सपेंस के लेजर में या प्रीपेड एक्सपेंस के लेजर में ये डेबिट साइड पर आएगा कैश के नाम से। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बन रहा है सपोज है 2025 का लेजर। क्या बन रहा है? 2025 का। तो इसका मतलब है आपने 2025 में जितने एक्सपेंस कैश फॉर्म में पे किए वो आएगी। जितनी दफा 2025 में एक्सपेंस के नाम से कैश क्रेडिट हुआ है ना, ये वो हमने क्रेडिट साइड कैश क्रेडिट कर देना है, एक्सपेंस डेबिट कर देना। उसके बाद हम इसका कर देंगे टोटल। बड़ी साइड का टोटल पहले लिखेंगे, दोनों साइड पे बराबर टोटल लिखें। आपके पास एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हमने लिखना है एसओपीएल के नाम से। एसओपीएल स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या एसओसीआई के नाम से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें टोटल 4 चीजें हैं जी। इन 4 चीजों में वो 3 चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर किसी न किसी तरीके से बता देगा और चौथी चीज हमसे फाइंड करवाएगा। 4 चीजों में से 3 चीजें हमें दे देगा और चौथी चीज हमसे फाइंड करवाएगा। वो देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा, हमने खुद कैलकुलेट कर करके लिखनी होगी वो भी। अब वो किस तरह से? पहली बात आपको पता होना चाहिए ये इसका मतलब क्या है। ब्रॉड ऑन का क्या मतलब है? 2024 में कितने एडवांस पे किए थे? 2024 में कितने एडवांस पे किए थे फॉर 2025? जाहिर सी बात है वो पे कब हुए थे? 2024 में। लेकिन वो एक्सपेंस 2024 के थे या एडवांस पे किए थे? एडवांस, तो वो तो एक्सपेंस 2025 की थे। ठीक होगी बात? उसके बाद अगर लिखना है तो लिख लो कहीं ना कहीं, ये है एक्सपेंस पेड इन 24 फॉर 25। ये पिछले साल में पे हुए थे लेकिन पिछले साल अकर नहीं हुए थे। पिछले साल पे हुए थे बट पिछले साल अकर नहीं हुए थे। उसके बाद इसका मतलब क्या है? कैरीड ऑन क्या होता है? ये इस साल जो हमने एडवांस पे किए हैं, इस साल में जो एडवांस पे किए हैं, तो पे किस साल हुए होंगे? 2025 में, और है एक्सपेंस किस साल के? 2026 या फ्यूचर के। तो जो कैरीड ऑन में लिखेंगे हम देखेंगे, सवाल बताया होगा कि जो 2025 में जो एडवांस पे किए वो कौन से। ब्रॉड ऑन क्या है? 2024 में जो एडवांस पे किए हैं। और कैरीड ऑन क्या है?
करंट ईयर में कितने एडवांस पे किए हैं, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेड इन 2025। फिर कैश का क्या मतलब हुआ, एक्सपेंसेस पेड इन 2025। 2025 में एक्सपेंस पे कितने किए सर? 2025 में जो पे करेंगे क्या वो सारी एक्सपेंस होंगे या उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कुछ एक्सपेंस ना भी हो सकता है, कुछ एडवांस भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो 2025 में पेमेंट करनी है ना वो कैश के नाम से लिख देनी, चाहे वो जिस साल के मर्जी एक्सपेंस आप पे कर। एसओपीएल और एसओसीआई का मतलब क्या होगा कि इस साल के एक्सपेंस कितने बनते हैं, एक्चुअल में एक्सपेंस कितने बनते हैं, उसमें से क्या करेंगे, एडवांस निकाल देंगे। ये है एक्सपेंस ऑफ 2025, एक्सपेंस ऑफ 2025। वो जो एसओसीआई नहीं हम फाइंड करते थे, ये बेसिकली एसओसीआई, वो तो बैड डेट्स के लिए होता है ना, इसका और हिसाब है। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, एसओसीआई इज इक्वल टू ब्रॉड ऑन प्लस कैश प्लस ब्रॉड ऑन माइनस कैरिड ऑन, कैश प्लस ब्रॉड ऑन माइनस कैरिड ऑन। और अगर माइनस कैरिड ऑन, कैश प्लस ब्रॉड ऑन माइनस कैरिड ऑन। और अगर लेजर फॉर्मेट में लिखना है तो ये लेजर मैंने लिख दिया। इसमें क्या होगा, इक्वेशन और लेजर एक ही चीज होती है, लेजर में लेफ्ट राइट लिखा होता है, उसमें इक्वल की फॉर्म में लिखा होता है, अदरवाइज एक ही चीज होती है। क्लियर होगी बात? अगर आपने लेजर फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से लिख लेना, और अगर आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंस की इक्वेशन बनेगी, एक्सपेंस मतलब एसओसीआई इज इक्वल टू कैश पेड एक्सपेंस के नाम से, लेकिन कैश पेड उस साल के अंदर वाला होना चाहिए, साल के बाहर वाला नहीं, प्लस ब्रॉड ऑन, ब्रॉड ऑन क्या होगा, पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस माइनस कैरिड। और इक्वेशन है कि इसकी प्रीपेड एक्सपेंस की। अब पेपर में वो आपसे दो सवाल पूछेगा, पहला सवाल एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी और दूसरा सवाल प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं। तो बताओ इसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे वो इस साल के प्रीपेड एक्सपेंस पूछेगा तो कौन सा जवाब दोगे, कैरिड ऑन। जो कैरिड ऑन है ना वो इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस है, वो इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अगर लेजर फॉर्मेट में करना है तो लेजर फॉर्मेट में कर लेंगे, और अगर आपने इक्वेशन फॉर्मेट में करना है तो इक्वेशन फॉर्मेट में कर लेंगे। ठीक है, प्रीपेड का खत्म हो गया ये लेजर, अगला लेजर बनाने लगा एक्रूड एक्सपेंस का। एक्रूड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है, एक्रूड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है अगर तो हो जाए लेकिन पे ना हो, एसेट होता है लायबिलिटी होती है liability। तो इसका ब्रॉड ऑन फिर क्रेडिट साइड पर आएगा, ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन हमेशा अपोजिट साइड पर आता है। ब्रॉड ऑन डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर आता है, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड पर आता है, कैरिड ऑन डेबिट हो तो क्रेडिट साइड पर आता है, और क्रेडिट हो तो डेबिट साइड पर है। ये क्रेडिट ही, जो कैरिड ऑन लिखा हुआ ये भी क्रेडिट ही है, लेकिन डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है, क्योंकि कैरिड ऑन है। उसके बाद जो कैश पे करेगी वो किस साइड पर आएगा, कैश में तो क्रेडिट ही होना है, आएगा डेबिट साइड पर, क्योंकि जब एक्सपेंस डेबिट होना है कैश क्रेडिट होना है, तो कैश के नाम से एक्सपेंस डेबिट हो जाए, तो बेसिकली एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस पे करोगे, मैं चाहे प्रीपेड करो या जैसे भी पे करो, जब भी एक्सपेंस पे करोगे एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस टू कैश। तो कैश ने डेबिट, एक्सपेंस ने डेबिट होना है कैश के नाम। क्लोज करेंगे,
जो बैलेंस बचेगा वो किसके नाम से आ जाएगा? SOPL या SOCI से, SOPL या SOCI के नाम से। ठीक होगी बात? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि ये जो ब्रॉड ऑन है इसका मतलब क्या है? तो अगर ये 2025 है, अगर ये 2025 का साल है तो ब्रॉड ऑन का मतलब क्या है? पिछले साल एक्सपेंस अक्कर हुआ था, पे नहीं किया था, ये पिछले साल की लायबिलिटी है, ये 2024 की लायबिलिटी है। ये अक्कर पिछले साल हुआ था लेकिन पिछले साल पे नहीं किया था, नॉट पेड इन 24, 2024 में पे नहीं किया था। और कैरिड ऑन का मतलब क्या होगा? नॉट पेड इन 2020, जो 2025 में जो एक्सपेंस अक्कर हो गए थे हमने पे नहीं किए, वो कैरिड ऑन बनेगा उस साल का। और जो पिछले साल का जो पेमेंट नहीं हुई थी वो क्या बनेगा? ब्रॉड। और कैश का क्या मतलब है? इस साल पे कितने किए? पेड फॉर द ईयर। और एसोसिएट का क्या मतलब होगा? इतना एक्चुअल में एक्सपेंस बनता है, एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी भी इक्वेशन बन सकते हैं। इक्वेशन में आप, क्योंकि ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगी तो फंस जाओगे, इक्वेशन सिर्फ बैड डेट्स की रखो, इसके लेजर में ही देख लेंगे हम। हमने क्वेश्चन में से ना 3 चीजें खुद फाइंड करके लिखे करेंगे, चौथी चीज क्या आ जाएगी इसको बैलेंस करके, यानी 3 चीजें अगर हमने निकाल ली, ढूंढ ली वहां से तो पुट कर देंगे, और चौथी चीज हम लिख लिया, फाइंड क्या लिए करेंगे, दोनों को बराबर करके। हाँ जी, प्रीपेड का भी हो गया, एक्रूड एक्सपेंस का भी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे पूछता है कि एक्रूड और प्रीपेड का एक्सपेंस का इकट्ठा लेजर बनाओ, एक्रूड का भी और प्रीपेड का भी इकट्ठा लेजर बनाओ, उसमें क्या करेंगे? और उसको बोलते हैं एक्सपेंस का लेजर, प्रीपेड या एक्रूड नहीं, इसे बोलते हैं सिंगल लेजर अप्रोच। पहले वाले में क्या है? डबल लेजर अप्रोच, प्रीपेड का अलग, एक्रूड का अलग। और अब क्या पढ़ने लगे हम? सिंगल लेजर अप्रोच, प्रीपेड भी इसके अंदर, एक्रूड भी इसके अंदर। जो प्रीपेड एक्सपेंस होगा उसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पे। प्रीपेड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पे, और एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन लिख देना क्रेडिट साइड पे। अगर इकट्ठा लेजर बनाना है ना तो प्रीपेड का लेजर ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पे और एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड। तो इनको जो कैरी डाउन होंगे तो अपने अपने अपोजिट साइड पर आ जाएंगे। प्रीपेड का कैरी डाउन इधर और एक्रूड का कैरी डाउन इधर। ड्यूरिंग द ईयर जो कैश पे करेंगे, कैश हमेशा अपनी जगह पर ही आएगा, कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। जो इन सबका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? SOPL या SO, मतलब ये एक्सपेंस होगा। तो बेसिकली दो लेजर्स को मर्ज कर दिया, दो लेजर को मर्ज कर दिया, प्रीपेड का कभी और ये कब बनाएंगे? जब भी क्वेश्चन के अंदर सेम नेचर का, जैसे रेंट है, किसी ने एडवांस दे दिया, किसी का एक्रूड है, किसी जैसे आप सपोज आपने 4-5 बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे, किसी को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है और किसी का भी पिछला भी पे नहीं किया, तो प्रीपेड भी होगा और एक्रूड भी होगा। तो जितना प्रीपेड होगा वो प्रीपेड में लिख देंगे, जितना एक्रूड होगा एक्रूड में लिख देंगे। अब इसमें 6 चीजें आ गई।
6 में से वो 5 बताएगा और जो छठी चीज होगी वो बराबर करके बैलेंस निकाल ले। ये 3 लेजर बन गए हमारे एक्सपेंस के, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस और कंबाइन। अगर आप गौर करो तो इनमें नेचर सेम ही है। कैश तीनों में किस साइड पर आ रहा है? डेबिट साइड पर। कैश क्रेडिट ही होना एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस में कैश डेबिट हो नहीं सकता। और एसओपीएल क्रेडिट साइड पर आ रहा है तीनों केसेस में, और बाकी प्रीपेड का डेबिट साइड पर और अक्रूड का क्रेडिट साइड। आगे चल, ये तो 6 लेजर आपके बन गए, 3 लेजर सॉरी, प्रीपेड का, एक्रूड का और कंबाइन। अब आ जाए इनकम का लेजर बना। इनकम के भी तीनों लेजर है। सबसे पहले इनकम का कौन सा लेजर बना है? एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम की डेफिनेशन क्या है? अकर हो गया बट नॉट रिसीव्ड, एसेट है या लायबिलिटी है? अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, अगर एसेट है तो उसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड, कैरीड ऑन, नहीं बाकी बातें वही हैं। ब्रॉड ऑन पिछले साल की इनकम, कैरीड ऑन इस साल। इसका कैश डेबिट होगा तो आएगा क्रेडिट साइड पर। इस कैश का क्या मतलब है? इनकम रिसीव कितनी हुई है, और एसओपीएल का मतलब है इनकम है कितनी। कैश का क्या मतलब है? इनकम रिसीव्ड इन द ईयर, और एसओपीएल का मतलब है इनकम इन द ईयर। दोनों में फर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने रिसीव की 50,000 और उनमें कह दिए उस 50,000 के अंदर आपका 10,000 अभी स्टिल रिसीवेबल है, तो इसका मतलब इनकम तो 60,000 हुई। और अगर 50,000 में वो कहता है कि 10,000 एडवांस है, 50,000 में अगर वो कहता है 10,000 एडवांस है, फिर इनकम कितनी हुई? 40,000। तो हमने मिली कितनी? 50। इनकम है कितनी? तो कैश जो है इनकम मिली कितनी, और एसओपीएल है इनकम है कितनी। तो पेपर में वो कैश पूछे तो कैश वाला जवाब देंगे, इनकम पूछे तो इनकम वाला जवाब। प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम? प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम? जी, प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। पहले तो बताया इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर है? क्रेडिट साइड पर। भला क्यों? लायबिलिटी है, इसका ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर है, कैरीड ऑन अपोजिट साइड पर है। कैश इसका डेबिट ही होना है, आएगा क्रेडिट साइड पर। कैश एक्सपेंस के सारा कैश डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा होता। इनकम सबका डेबिट होना है तो बस क्रेडिट साइड पर आ जाए, क्योंकि एंट्री पास होती है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनकम क्रेडिट हो रही है कैश के नाम से। और एसओपीएल या एसओसी। अब जल्दी से मुझे ना कंबाइंड इनकम का लेजर बना कर दिया। कंबाइंड इनकम का लेजर कैसे बने, दोनों को इकट्ठा करके लेजर बना कर
हाँ जी, उसके बाद इनकम जी बन गया लेजर। साथ ये भी लिखना है कि एडवांस कौन सा है और एक्रूड कौन सा है। इसमें जो ब्रॉड ऑन साइड पर होगी वो एक्रूड इनकम होगी। एक्रूड इनकम का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर होगा और अनअर्न्ड इनकम का ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर होगा। और कैरिड ऑन इनके अपने अपने आ जाएंगे। कैश इसका इधर ही आएगा और SOPL या SO जो कल हमने एंट्रीज पढ़ी थी ना वो भी इसके अंदर ही है। मतलब एंट्री से ही तो लेजर बनते हैं ना, एंट्री से ही लेजर बनते हैं। ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन की एंट्री पास नहीं होती, बाकी जो कैश है और SOPL है उसकी एंट्री होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगल आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि थोड़ी इसमें अच्छी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। जैसे क्या लिखा हुआ है पहले मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले पता है हमें। अकाउंटिंग हमारी कैश बेसिस पे नहीं होती, किस पे होती है? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? आपने ट्रांजैक्शन लिखनी होती है अकरेंस बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर नहीं लिखनी। Therefore, accrued income and expenses, unearned income and prepaid expense are important concept that need to be understand. Accrued expense क्या होते हैं ये सारी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैश बेसिस, ये कल हमने सीख लिया था। फिर इसकी जर्नल एंट्रीज हमने सारी कर ली थी। लेजर्स आप लोगों ने नहीं किए थे, वो लेजर्स मैंने आज करवा दिया आपको। थ्योरी खत्म होगी इसकी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर ये पढ़ते हुए कोई बात ना समझ लगा करे या कोई नई बात आया करे तो पूछ लिया करे कि उसको मैंने जानबूझ के ड्रॉ कर विथड्रॉ किया या भूल गए हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1। ये थोड़ा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में क्योंकि थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें। In the year December 2018, Sarah received, जाग रहे हो ना? Yes. थोड़ा एक्टिव रहो क्योंकि तकरीबन मैक्सिमम से 2 या 3 सवाल ही हमने करने हैं अभी, तो वो समझ के करना है। वो समझ आ गया तो फिर तो सारे हो सकते हैं। In the year December 2018, Sarah received 50,000 rental income. ये अब देखिए दो बातें होती हैं, या इनकम एक्चुअल इनकम या इनकम रिसीव्ड, दो बातें हैं। ये क्या है? इनकम रिसीव्ड। क्या लिखा हुआ है? सैरा ने पैसे, ये कैश है बेसिकली। अब इसमें इनकम कितनी है वो हमने बतानी है। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड ड्यू, ड्यू मतलब अक्रूड, इन एरियर वर एज फॉलो। कहते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 2017 में 3,000 एडवांस ले लिया था आपने और 2018 में 4,000 एडवांस लिया है, तो 2017 का ब्रॉड ऑन हो गया और 2018 का कैरिड ऑन। गॉट इट? फिर रेंट ड्यू या एक्रूड या अरियर, ये सारे लफ्ज लिंक हो सकते हैं। 2017 में 1,700 और 2025 में 2018 में 2,500। कहता है व्हाट फिगर इन द रेंटल इनकम, फाइंड क्या करना है? रेंटल इनकम should be recorded in the statement of profit or loss in 2018।
तो ये कंबाइन लेजर इनकम का बनेगा या अलग अलग बनेगा? कंबाइन, क्योंकि एडवांस भी गिवन है, एक्रूड भी गिवन है। तो यहां पर मैं आपको लेजर बनाकर दिखा देता हूं। एडवांस इनकम का ब्रॉड ऑन लायबिलिटी साइड पर होगा या एसेट साइड पे? लायबिलिटी इनकम एडवांस लायबिलिटी होगी। एडवांस में इनकम ले रहे हो तो लायबिलिटी होती है। तो ब्रॉड ऑन इसका आएगा 3000 और कैरिड ऑन इसका आएगा 4000। ये बात समझ लगी? और एक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, तो जो पिछले साल की एक्रूड इनकम है वो ब्रॉड ऑन, और जो इस साल की एक्रूड इनकम है कैरिड ऑन। कैश कितना गिवन है? इनकम रिसीव्ड 50,800। तो रिसीव्ड का मतलब है कैश मिला ना, तो इसका कैश कहां लिखेंगे? इनकम का केस है क्रेडिट्स। कितनी अमाउंट? 50,000। और ये जो SOPL के नाम से आता है ये असल में इनकम या एक्सपेंस होता है। तो इनकम निकाल दो। फिर क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल पहले करो। 56 और इधर भी आ जाएगा 56। जो डिफरेंस होगा वो हमारी इनकम। कितना आ रहा है डिफरेंस? 506 डबल 506 डबल। ओके ओके बात। क्वेश्चन नंबर 2। On 1st March 17, Zahra pay an insurance premium of rupees 2400 for the period to 28 Feb 2018। अच्छा, इसकी अंग्रेजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। 1 मार्च 2017 को ज़ाहरा ने 2400 पे किया इंश्योरेंस का, और कब तक का पे किया? 28 फरवरी 2018 तक का। तकरीबन पूरे साल बन जाता है। 1 फेब 17 से लेकर 28 फरवरी तक उसने 2400 पे कर दिया। ये कैश हुआ। What is charged to the statement of profit or loss for the year ended अक्टूबर 17? आपका ईयर एंड क्या है? अक्टूबर 17। अक्टूबर 17। इसका मतलब है अक्टूबर 17 के बाद की सारी जो पेमेंट आएगी वो तो एडवांस हुई। अक्टूबर 17 से आगे जो पेमेंट हुई होगी वो क्या होगी? एडवांस। एंड प्री पेमेंट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जी मैं आपको सिखाने लगा हूं एक नई टेक्निक, लेजर से निकालने लगा हूं एक, इसे बोलते हैं टाइम लाइन। ये आपका एक साल है। ये लाइन क्या है? आपका एक साल है। साल आपका खत्म कब हो रहा है? आपका ईयर एंड सवाल पढ़ के बताओ, ईयर एंड क्या है? 28 फरवरी है या 31 अक्टूबर है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2017 ये आपका साल है। ज़ाहरा ने पैसे कब पे किए थे? 1 मार्च 2017। और कितने पैसे पे किए थे? 24। अगर तो ये हमारे साल के अंदर अंदर तक आ गए तो ये सारा एक्सपेंस होगा, लेकिन अगर अगले साल के पे कर दिए तो एडवांस होगा। 1 मार्च से लेकर उसने 28 फरवरी 2018 तक के पे किए हुए हैं, तो क्या सारे हमारे साल के एक्सपेंस हैं? तो इसमें देख लो एडवांस कितने हैं और हमारे साल के कितने। हमारे साल के कितने महीने इसमें कवर हो रहे हैं? मार्च से अक्टूबर तक। मार्च से अक्टूबर तक 8 महीने हमारे साल के बने। जो हमारे साल के हमारे एक्सपेंस पे कर दिए तो वो तो एडवांस ना हुए ना, और जो अगले साल के पे किए हैं वो एडवांस। तो 2400 पूरे साल के एक्सपेंस हैं, तो 2400 को 12 पे डिवाइड कर देते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएंगे 2017 के, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडवांस आ जाए, क्योंकि 4 अगले महीने बनते हैं ना। उसने फरवरी तक पे किया है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी
तो 1600 हमारे साल के हैं और 800 एडवांस है, तो एक्सपेंस में चला जाएगा 1600 और एडवांस में चला जाएगा 800। ठीक होगी बात? तो ढूंढ लो अपना आंसर। एडवांस है 1600, सॉरी एसपीएल के अंदर जाएगा 1600 और प्रीपेमेंट में जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ लग गया सवाल? अच्छा, ये टाइम लाइन के जरिए और लेजर के जरिए दो अप्रोचेस ही होंगी जिससे हमने क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, मैं अगर एंट्रीज पूछूं तो क्या पास करोगे? देखिए 2400 की हम देखेंगे उसने पहली एंट्री पास क्या की होगी, क्योंकि प्रीपेड में दो केस बन सकते हैं। अब पेपर में वो आपको बताएगा। देखिए ना, पहली एंट्री उसने पता नहीं क्या पास की होगी, दो एंट्री पास कर सकता है ना 1 मार्च को, एक वो एंट्री पास कर सकता है। अगर उसने पहली एंट्री पास की होगी 1 मार्च 17 को, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 2400 से। तो फिर ईयर एंड पर एक एंट्री पास करेगा 31 अक्टूबर 17 को, 31 अक्टूबर 17 को वो फिर एक एंट्री पास करेगा कि प्रीपेड कितना है। अगर पहले एक्सपेंस में एक्सपेंस लिख दिया तो प्रीपेड देख लेना, और अगर पहले प्रीपेड लिख दिया तो एक्सपेंस देख। कितना प्रीपेड है? 800। तो क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 800। और फिर अगले साल जब ये प्रीपेड खत्म होगा तो एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन अभी 2017 में यही एंट्रीज पास हो। अब पहली एंट्री अगर उसने 1 मार्च 17 को एंट्री पास की होती, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2400, ये भी तो एंट्री पास कर सकती है वो। yes. अब जब 31 अक्टूबर को ये पता चला कि भाई 2400 के तो 1600 का तो खर्चा हो चुका है, हमने तो सारा एडवांस लिख दिया, तो अब क्या करें? 1600 का एक्सपेंस लिख देते हैं। तो फिर एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 1600। ये दो, फिर ये एंट्रीज बनती। और अब आई कैप के पास ये शुगल आ गया हाथ उसके, वो पेपर में ये एंट्री आपसे पूछेगा और ऊपर वाली एंट्री कहेगा मैंने ये एंट्री पास की है, अब आप मुझे अक्टूबर की एंट्री पास करके दिखाओ। या वो पहली एंट्री पूछ लेगा, तो पहले तो दो पॉसिबल है, इसलिए वो पहली एंट्री नहीं पूछेगा, पहली वो खुद बताएगा कि जी मैंने एक्सपेंस जब लिखे थे तो सारे प्रीपेड लिख दिए थे, तो बताओ ईयर एंड पे क्या एडजस्टमेंट होगी। या मैंने सारे एक्सपेंस लिख दिए थे, बताओ ईयर एंड पे क्या एडजस्टमेंट होगी। ठीक होगी बात? तो ये एंट्रीज भी हमारे पास इस तरह से। चलिए यहां तक ही रखते हैं, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बैड डेट्स की ही असाइनमेंट शेयर करूंगा, आपने वो करके आए। ठीक होगी बात?